जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडुरीजन इंडिया में। मैं प्रमोद शर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुरीजन इंडिया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी यानी नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसका सभी युवाओं को, बिहार के जितने भी युवा हैं सभी को इस वैकेंसी का, इस वैकेंसी का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। क्योंकि अगर बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी के बाद बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कंबाइंड जो आपका सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई एग्जाम है तो ये बीएसएससी सीजीएल 4 है। और इसके लिए सभी को इंतजार था और फाइनली आ चुकी है। हालांकि अभी फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो हम बात करेंगे कि आज इसमें इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे कि कितने पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कब से कब तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, फॉर्म का फी क्या है, सारा कुछ हम लोग कंप्लीट बात करेंगे एक एक करके। तो इस वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे, आप लोग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगा और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि इसके आगे हम लोग इस एग्जाम के लिए किस तरह स्ट्रेटजी अपनाएं और किस तरह हम लोग यहाँ पे तैयारी को पूरा करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो ये कंप्लीट आप लोग का बिहार सरकार के द्वारा नौकरी की बहार, जैसा कि अभी चुनावी दौर चल रहा है, चुनावी माहौल है अभी, तो आप लोग के लिए ये वैकेंसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दे दी गई है। हालांकि देखते हैं कि कब तक एग्जाम होता है। तो चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। तो ये सीजीएल 4 आई है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा सीजीएल 4 की वैकेंसी आई है, यानी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ये किसका है? तो मैं बात करूं तो ये किस चीज का है? तो ये ग्रेजुएशन वाला है ना, ग्रेजुएशन यानी आप स्नातक किए हैं तो उसके लिए ये पोस्ट आया है। ठीक है, ये स्नातक वालों के लिए। हालांकि 10th वालों के लिए भी वैकेंसी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा दिया गया है। तो इस वीडियो के बाद मैं उसका भी वीडियो ला रहा हूं, जहां मैं आप लोग को डिटेल बताऊंगा कि वो जो वैकेंसी आया ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारिका, तो वो भी मैं आगे नेक्स्ट वीडियो यहाँ इसके बाद ही आने वाला है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ सीजीएल 4 बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो वैकेंसी आया है उसकी बात करते हैं। तो ये इसका विज्ञापन संख्या एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 05/2025 है। ठीक है, इसमें कुल पोस्ट की बात करें तो कुल पोस्ट कितना है? तो कुल पोस्ट है आपका 1481। कितना है? 1481, 1481। ठीक है, और इसमें अगर बात करें एग्जाम फी की, आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन जो फी फिलअप करेंगे, ऑनलाइन जो आप एप्लीकेशन डालेंगे, तो उसके लिए आपको फी क्या लगने वाला है? तो ये फी मैं बता दूं आप लोग को, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, यानी सामान्य वर्ग में जो आते हैं, सामान्य श्रेणी से जो आते हैं, या बीसी या ईबीसी, ईबीसी बिहार की अगर बात करें, बिहार राज्य में ओबीसी में दो कैटेगरी होता है, एक होता है बीसी और ईबीसी, यानी एक पिछड़ा वर्ग, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग। या अदर स्टेट के कोई हैं, अदर स्टेट दूसरे राज्य के कोई मेल या फीमेल हैं, तो उसके लिए जो आपका एग्जाम फी होगा वो कितना होगा? 540, यानी 540 रुपए आपको पे करना है ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से, सामान्य श्रेणी से हैं, अति पिछड़ा से हैं या पिछड़ा से हैं, या किसी अन्य राज्य के आप महिला या पुरुष कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए 540 रुपए। ठीक है, 540। नेक्स्ट हम बात करते हैं SC ST SC शेड्यूल कास्ट यानी शेड्यूल ट्राइब, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, और PH यानी फिजिकली हैंडीकैप, यानी जो दिव्यांग जन है, या सभी कैटेगरी के वुमेन, यानी सभी कोटि के, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, जो कि ओनली फॉर परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, जो कि बिहार के ही मूल निवासी होंगे, उसके लिए भी 135 रुपए। यानी अगर कुल मिला के बात किया जाए तो जनरल, बीसी, ईबीसी और मेल और फीमेल अदर स्टेट के, ये सब के लिए कितना चार्ज है? 540 रुपए। और SC ST PH फिजिकली हैंडीकैप या जितनी भी कैटेगरी के वुमेन है, चाहे जनरल के हो, चाहे बीसी बीसी, किसी भी SC ST किसी कैटेगरी के हो, तो वुमेन के लिए
लेकिन वो बिहार के निवासी, बिहार का मूल, बिहार का परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए उसका, तो उसके लिए 135 रुपए लगेगा, 135 रुपए, ठीक है। हालांकि बिहार में मेरे अकॉर्डिंग तो ये कम होना चाहिए ईबीसी और के लिए भी। तो चलिए कोई नहीं, जो भी है आयोग के द्वारा तय किया गया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग इसका भी बात करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ये जो फी लिया जा रहा है हम लोग इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें कि कब से कब तक फॉर्म भराएगा, तो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, यानी फॉर्म फिलअप का डेट जो स्टार्ट हो रहा है 18/8/2025, यानी 18 अगस्त से आपका फॉर्म फिलअप भरना स्टार्ट हो जाएगा, और एप्लीकेशन जो है आपका इंड हो जाएगा 17 सितंबर 2025 को, यानी 18 अगस्त से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और 17 सितंबर 2025 को एप्लीकेशन लास्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे बात करें हम, आपका जो आप ऑनलाइन फी पेमेंट करेंगे वो तो आपका 15 तारीख ही होगा, 15 सितंबर। देखिए 18/8 यानी 18 अगस्त 2025 से आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना शुरू करेंगे और 15 सितंबर 2025 तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट नहीं होगा। अगर पेमेंट कर दिए हैं तो 17 तारीख तक आप, 17 सितंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप 17 तक कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट आप 15 सितंबर तक ही कर सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप लोग को फॉर्म फिलअप कर लेना सारा कुछ समझ के। और अभी से आप लोग क्या करें, जितना भी डॉक्यूमेंट लग रहा है सारा डॉक्यूमेंट को आप लोग बना लीजिए अभी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अभी आपका फॉर्म फिलअप होना भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जैसे ही स्टार्ट होगा तो आप लोग को जल्दी से जल्दी आपको डॉक्यूमेंट बनवा लेना है और फॉर्म को जल्दी फिलअप करना है। क्योंकि बिहार के जितने भी फॉर्म आते हैं तो लास्ट के डेट में क्या होता है, प्रॉब्लम होना शुरू होता है, सर्वर प्रॉब्लम सारा कुछ होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट छूट जाते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा फॉर्म फिलअप करना, तो मुश्किल से 2 से 3 दिन बाद आप लोग को फॉर्म फिलअप कर लेना है। अच्छे से समझ के अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है। हालांकि मैं बात करूंगा आगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, किस तरह फॉर्म फिलअप करना है हम लोग को, सारा कुछ मैं बताऊंगा जब आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को सिर्फ नॉर्मल जो अभी वैकेंसी आई है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसमें पोस्ट की अगर बात करें, पोस्ट डिटेल्स यानी पद का विवरण बात करें, कौन कौन से पोस्ट आए, कितनी वैकेंसी है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सारा कुछ हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर पोस्ट की बात करें तो पहला पोस्ट जो कि क्रीम पोस्ट है, सबसे ज्यादा जिसका डिमांड है वो है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, एएसओ, एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसे क्या बोलते हैं, एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और सबसे ज्यादा अगर डिमांड अगर सीजीएल में होता है तो वो होता है एएसओ का ही, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। और ये डायरेक्ट आपका जो पोस्टिंग होता है वो डायरेक्ट पोस्टिंग आपका सचिवालय में होता है, बिहार सचिवालय में होगा, तो वो पोस्ट है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका वो है स्नातक, ग्रेजुएशन, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो, आपको क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका। तो ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो आप कंप्लीट अगर हैं, फॉर्म फिलअप करने से पहले अगर कंप्लीट कर लिया आप ग्रेजुएशन, तो आपको क्या करना है, आपका ये एएसओ के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अपियरिंग वाले नहीं भर सकते हैं, आप अगर ग्रेजुएशन में अभी अपियर हुए तो नहीं भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसकी कुल वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कितनी आई है एएसओ के लिए, तो एएसओ का कुल वैकेंसी है 1064, कितना है, 1064। नेक्स्ट बात करें हम लोग, नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो यह है योजना सहायक, योजना सहायक यानी प्लानिंग असिस्टेंट, है ना, प्लानिंग असिस्टेंट। इसकी भी अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो है स्नातक यानी ग्रेजुएशन भी है, किसी भी स्ट्रीम से, कोई स्ट्रीम हो, आप ग्रेजुएट हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप एलिजिबल हो किसके लिए, योजना सहायक के लिए। देखिए अलग अलग आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है कि आपको एएसओ के लिए अलग, योजना सहायक के लिए अलग, आप फॉर्म फिलअप करेंगे बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कंप्लीट है किसी भी स्ट्रीम से तो आप एएसओ के लिए भी एलिजिबल हैं, आप योजना सहायक के लिए भी एलिजिबल हैं, क्योंकि दोनों में ग्रेजुएशन सिर्फ मांग रहा है, नॉर्मल ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से किए हो, चाहे बीएससी की हो, बीए की हो, बीकॉम की हो, कुछ भी की हो, बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, कंप्लीट है, तो आप भर सकते हो। तो योजना सहायक की कुल वैकेंसी की बात करें, कुल रिक्तियां तो 88 है, टोटल 88 पोस्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करें कन्या सांख्यिकी सहायक की, कन्या सांख्यिकी सहायक की, तो इसका जो है, इसके लिए जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है स्नातक यानी ग्रेजुएशन। कितना क्या है? ग्रेजुएशन। लेकिन यहाँ ग्रेजुएशन में लिमिटेशन क्या है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन किससे ग्रेजुएशन होना चाहिए? गणित से यानी मैथ से आपने ग्रेजुएशन किया हो, या आप अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया हो, या वाणिज्य यानी कॉमर्स से, या सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है। यानी आपका ग्रेजुएशन इन्हीं किसी 4 सब्जेक्ट से होना चाहिए, या तो गणित से, या इकोनॉमिक्स से, या कॉमर्स से, या स्टैटिक्स से। यहाँ समझ गए? तो ये अगर आप ग्रेजुएशन, ये जो सब्जेक्ट आपका गणित है, इकोनॉमिक है, वाणिज्य सांख्यिकी है, अगर इससे किए हो तो आप ऑटोमेटिकली कन्या सांख्यिकी सहायक के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और इसकी कुल वैकेंसी की बात करें तो कुल वैकेंसी इसमें है 5 है। कितना है? कुल 5 वैकेंसी है। ठीक है, कुल 5 वैकेंसी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी की वैकेंसी की बात करें, हालांकि डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी ये प्राइवेटाइजेशन होने के कारण, आउटसोर्सिंग के कारण प्राइवेट से भी आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे देखिए सीट बहुत कम है, एक पोस्ट है। हालांकि इसमें एक चीज मेंशन किया गया है कि सीट घट बढ़ भी सकता है, तो अभी कोई फिक्स नहीं, क्योंकि जैसा कि जानते हैं आप बीपीएससी और में देखते होंगे कि बीपीएससी में जैसे जैसे अधियाचना डिपार्टमेंट से आती है तो फॉर्म जो वैकेंसी होती है बढ़ जाती है। तो यहाँ भी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपका जो वैकेंसी अभी आई है 1481 वो हो सकता है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी की अगर बात करें तो इसके लिए भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। देखिए इसके लिए ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएशन के साथ आप लोग को पीजीडीसीए भी कंप्लीट होना चाहिए। पीजीडीसीए क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पीजीडीसीए। एवं आपका क्या होना चाहिए? बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या बीएससी आईटी, बीएससी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई डिग्री होना चाहिए। तो मतलब आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका पीजीडीसीए या बीसीए या बीएससी आपका कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें कुल वैकेंसी की बात करें तो कुल वैकेंसी इसमें भी एक पोस्ट आई है। कितना? एक पोस्ट आई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंकेक्षक की। अंकेक्षक की बात करें तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी ग्रेजुएशन है। क्या है? तो ग्रेजुएशन आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन यहां भी वही आपका गणित से ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से, यानी या वाणिज्य कॉमर्स से, या सांख्यिकी से। इन्हीं किसी 4 सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप ऑटोमेटिकली आप अंकेक्षक के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और अंकेक्षक की कुल वैकेंसी है 125। कितना है? 125 पोस्ट आई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अंकेक्षक सहयोग समितियां। यहाँ अंकेक्षक था और ये अंकेक्षक सहयोग समितियां के लिए है, अलग से डिपार्टमेंट है, उसमें अंकेक्षक की बात करें तो यहाँ भी आपका क्या? आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन कौन से स्ट्रीम से? या तो आप गणित से यानी मैथ से, या कॉमर्स से किए हो। आप अगर मैथ या कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हो, बैचलर डिग्री कंप्लीट किए हो, तो आप अंकेक्षक सहयोग समितियां के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे। और इसमें कुल पोस्ट है 198। कितना है? 198। और मैं बात करूं इस पोस्ट की तो यहाँ पोस्ट घट बढ़ भी सकता है, हालांकि बढ़ ही जाएगा, ज्यादा चांस है कि पोस्ट बढ़ सकता है। अभी जितना पोस्ट आपको दिख रहा है, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में एक ही पोस्ट आप देख रहे हैं, तो ये पोस्ट बढ़ सकता है। जैसे जैसे आगे वैकेंसी अधियाचनाएं आएगी डिपार्टमेंट से, बहुत सारे डिपार्टमेंट से अभी आएगी, तो ये बढ़ सकता है। ये नोटिफिकेशन में डायरेक्ट मेंशन किया गया है चीज। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे उसकी। ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए ये था हमारा कुल पोस्ट। तो कुल मिला के कुल पोस्ट की अगर बात करें तो कितना है? 1481। लेकिन अगर इसमें बात की जाए तो सबसे क्रीम पोस्ट अगर कोई है तो वो है एएसओ यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसकी कुल पोस्ट वैकेंसी जो अभी है, अभी फिलहाल जो प्रेजेंट में दिया गया वो कितना है? 1064। कितना है? 1064। और हम लोग यहाँ अगर बीएसएससी की तैयारी करेंगे तो हम लोग इसी पे ज्यादा फोकस करेंगे और यहाँ पे ही इसको ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग एज लिमिट की, उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की अगर बात करें तो उम्र सीमा यहाँ पे देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए, सामान्य वर्ग की श्रेणी के, सामान्य वर्ग में आने वाले कैंडिडेट के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज की अगर बात करें तो मिनिमम एज सभी में 21 वर्ष है। कितना है? 21 वर्ष मिनिमम एज, कहीं भी 21।
कम से कम आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, तभी आप बीएसएससी सीजीएल 4 का वैकेंसी जो फॉर्म है फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर अब मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो सामान्य श्रेणी के लिए कितना है, 37 वर्ष। कितना है, 37 वर्ष, 37 ईयर्स, 37 ईयर्स। हालांकि अभी हम और भी बात करेंगे, कुछ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजें नोटिफिकेशन में दी गई है जो कि मैं आप लोग को अभी बताऊंगा बारीकी से, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ईबीसी, बीसी यानी अति पिछड़ा श्रेणी के छात्र या पिछड़ा वर्ग के छात्र, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, है ना, मेल या फीमेल हो, स्त्री या पुरुष हो, या अनरिजर्व कैटेगरी के कोई फीमेल हो, यानी देखिए जनरल में कोई फीमेल हो, या ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, या बीसी पिछड़ा वर्ग के कोई स्त्री या पुरुष, ये इन लोगों के लिए जो मैक्सिमम एज है वो कितना है, 40 वर्ष है। कितना है, 40 वर्ष। समझ गए आप क्या है, ईबीसी के लिए, बीसी के लिए, और ईबीसी बीसी मेल हो या फीमेल हो, या अनरिजर्व सामान्य जनरल कैटेगरी की कोई फीमेल हो, उसके लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। कितना, 40 वर्ष। ध्यान देना आप लोग को। नेक्स्ट हम बात करें एससी एसटी की। एससी एसटी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मेल और फीमेल के लिए, स्त्री और पुरुष कैंडिडेट के लिए मिनिमम एज तो 21 वर्ष ही है, और मैक्सिमम ईयर्स की बात करें तो 42 वर्ष है। मैक्सिमम कितना, 42 वर्ष। मैक्सिमम कितना, 42 वर्ष। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, चाहे वो किसी कैटेगरी को, किसी भी कैटेगरी के हो, तो उसके लिए मिनिमम एज तो 21 वर्ष है, और मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट। जैसे अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 37 वर्ष तो मैक्सिमम एज तो आप लोग का था ही, इसके अलावा 10 वर्ष का छूट यानी 47 वर्ष। यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल अगर है तो 47 ईयर्स मैक्सिमम एज तक आप बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर ईबीसी बीसी मेल फीमेल अनरिजर्व फीमेल में है और आप दिव्यांग जब फिजिकली हैंडीकैप हैं तो 40 प्लस 10 15 ईयर तक, 50 ईयर सॉरी 50 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट अगर एससी एसटी मेल फीमेल है तो आपका 42 वर्ष प्लस 10 यानी 52 वर्ष तक। ठीक है, तो ये आपका था फिजिकली हैंडीकैप के लिए एज लिमिट। एज लिमिट अब हम बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ नोटिफिकेशन में बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाला चीज है, जिससे आप लोग का बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और इस बार आयोग छात्रों के हित में काम किया है, वो हम लोग बात करते हैं क्या काम किया है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है उम्र सीमा में अभ्यर्थी, यहाँ पे दिया है अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। यानी आपका एज जो है काउंट कब किया जाएगा, 1/8/2025। यानी आपका जो हमें लिमिटेशन बताया अभी 37 वर्ष 40 वर्ष और 42 वर्ष, ये आपका 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 को आपका एज 37 वर्ष 40 वर्ष या 42 वर्ष कैटेगरी वाइज होना चाहिए। ठीक है, ये तो था आपका जो काउंट किया जाएगा। परंतु यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना है क्या, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2022 यानी 1 अगस्त 2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वे भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्या है तो देखिए 2022 के बाद वैकेंसी आई नहीं है, सीजीएल की वैकेंसी यानी बीएसएससी सीजीएल के द्वारा 2022 के बाद वैकेंसी नहीं आई, लेकिन कुछ ऐसे छात्र होंगे जिसका कि एज खत्म हो गया होगा, जिसका कि एज खत्म हो गया होगा, तो वैसे छात्र जिसका एज लिमिट जो है मैक्सिमम एज का लिमिट जो है खत्म हो गया है, तो वैसे छात्रों के लिए आयोग राहत दी है। राहत क्या दी गई है कि आपका एज का गणना कब किया जाएगा, आपका एज का जनरली एज की गणना 1/8/2025 से होगी, लेकिन जिसका एज खत्म हो गया है तो उसकी एज की गणना 1/8/2022 से की जाएगी। यानी आपका 1/8/2022 तक, कब तक, 1/8/2022 को से आपका गणना की जाएगी। ठीक है, यानी आपको एक्स्ट्रा 3 साल का मोहलत दिया जा रहा है।
3 साल आप लोग को एक्स्ट्रा आप लोग को दिया गया। मतलब आपका अगर 1/8/2022 को अधिकतम उम्र आपका हो गया है तो आप लोग को क्या किया जाएगा, अगर आपके पास शैक्षणिक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है, अगर 1/8/2022 के अनुसार है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका 1/8/2022 को 37 वर्ष हो गया तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 25 नहीं काउंट करना, आपका 1/8/2022 को ध्यान देना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि अगर आपका 1 अगस्त 2022 को 37 वर्ष हो गया है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी में, जनरल में है तो भी आप भर सकते हैं। और आप मैक्सिमम एज देखिए, इसमें ध्यान देना, आपका मैक्सिमम एज यानी 1/8/2022 को आपका 37 वर्ष हो गया है, जनरल कैटेगरी का है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह बीसी ईबीसी में आप लोग जोड़ लीजिए, मतलब आपको 3 साल एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। अभी जो हम बात किए यहाँ पे, तो यहाँ जो हम लोग एज की बात किए थे, तो हर एक कैटेगरी में आप लोग क्या किए, +3 करते जाइए। यहाँ भी +3 हो गया आपका, क्योंकि 2022 तक से काउंट किया जाता है। +3, यहाँ भी +3 और यहाँ भी +3, तो एक्स्ट्रा आपको 3 साल का वेटेज दिया गया है। यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 साल का वेटेज दिया गया है, तो ये ध्यान देने की बात है। आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा, ठीक है। इससे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिसका एज लिमिट खत्म हो गया, अधिकतम उम्र सीमा बीत गया, तो उसको फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है। तो बिल्कुल इसको ध्यान देंगे आप लोग, फॉर्म फिलअप करते समय आप लोग इसको जरूर देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको का कंप्लीट एज लिमिट। और मैं बात करूं यहाँ पे कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन, अच्छा ये जो एज लिमिट है जो दिया गया है 1 अगस्त 2022 को, अगर अधिकतम उसमें हुआ है तो उस दिन तक आपके पास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है ना, ध्यान देना है, ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि ही मान्य होगी। यानी आपका जो मैट्रिक में जो डेट ऑफ बर्थ दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपका मैट्रिक अटेंड का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी से आपका एज को, जन्म तिथि या आयु को, जो आपका एज होता है उसकी गणना की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आरक्षण, यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है। क्या है, रिजर्वेशन की बात है, यानी आरक्षण की बात दी गई है। क्या है, तो रिजर्वेशन यानी आरक्षण की। यहाँ देखिए, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग जन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान है। यानी बिहार राज्य के अगर आप हैं, बिहार के मूल निवासी हैं और फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको क्षैतिज आरक्षण अलग से दिया जाएगा, मतलब आपके लिए अलग से आरक्षण का सुविधा की गई है। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान है। यानी आप लोग जानते होंगे जो बिहार राज्य के मूल निवासी है, महिला अगर वुमेन कैंडिडेट हैं तो आप लोग के लिए 35% रिजर्वेशन दिया गया। आप लोग जानते होंगे रिजर्वेशन जो है 60% ऑलरेडी था, उसमें भी 35% यहाँ पे ध्यान दीजिए, 35% किसका है, तो महिलाओं के लिए। लेकिन यहाँ डोमिसाइल की बात नहीं की गई है, यहाँ ध्यान देना, कोई डोमिसाइल की बात नहीं की गई है। 35% सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया, 35%, ठीक है। जितना भी पोस्ट आया ना 1481, उसमें से 35% पोस्ट जो है वो महिलाओं के लिए ही आरक्षित है। यानी 1481 का 35% सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, वुमेन कैटेगरी के, वुमेन जो होगी चाहे किसी कैटेगरी को, तो वुमेन के लिए ही रिजर्व होगी, महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। नेक्स्ट देखते हैं, उपयुक्त सभी रिक्तियां औपबंधिक है जो घट बढ़ सकती है। मैं क्या बताया अभी आप लोग को कि जो आपका ये 35% ध्यान दें। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि जो अभी आपका पोस्ट है ये पोस्ट घट बढ़ भी सकता है, हालांकि ये बढ़ेगा ही, ये क्या होगा, पोस्ट आपका बढ़ ही सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाची विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियां अथवा नए पद हेतु रिक्तियां जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी आयोग को संसूचित की जाएगी। उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है। जैसा कि हम पहले बात किए कि कोई भी अध्याचना विभाग के द्वारा आती है और उसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होगा तो उसको भी इस सीजीएल 4 में ही इसी वैकेंसी में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी जो पोस्ट है आपका ये घट बढ़ भी सकता है, हालांकि हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, हमारे लिए जो अभी पोस्ट आया हम उसी को मानेंगे और उसी के अनुसार अपना तैयारी को भी कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षा की प्रकृति की। परीक्षा का नेचर, जो एग्जाम का पैटर्न होगा, परीक्षा का जो एग्जाम का नेचर होगा वो क्या होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। यानी आपका जो है क्या होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, यानी ऑब्जेक्टिव होगा।
यानी ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, ठीक है ना। बहुविकल्पीय होगा जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा उसका 4 ऑप्शन होगा, 4 में से कोई एक ही सही होगा, तो ये होता है आप लोग का एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी अगर कम से 40,000 तो फॉर्म फिलअप होगा तभी आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा। जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है 40,000 फॉर्म आने के बाद ही हो, हालांकि ये तो फॉर्मेलिटी है, इससे ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा फॉर्म फिलअप होता है। आप लोग जानते हैं कि बिहार के जो भी वैकेंसी आते हैं उसमें कितना ज्यादा फॉर्म फिलअप होता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कम से कम फॉर्म फिलअप होगा तो 10 लाख होगा, 10 लाख प्लस होगा। तो ये तो कोई मतलब नहीं है, एग्जाम तो होना ही है। लेकिन देखिए कब एग्जाम होता है, एग्जाम तो चांस कम ही लग रहा है कि अभी हो पाएगा। हालांकि ये इलेक्शन, बिहार में इलेक्शन है, चुनाव के बाद ही ये पॉसिबल है कि होना। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। मतलब वही अलग फेज में, जैसा कि पहले भी पिछले वर्ष भी आप लोग देखें, जो इससे पहले भी जो सीजीएल 3rd हुआ था तो उसमें भी आप लोग देखे थे कि 3 फेज में एग्जाम हुआ था, तो 3 फेज में भी हो सकता है, ठीक है, अलग अलग फेज में। तो विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित की जाती स्थिति में परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। वही मतलब जब रिजल्ट होता है वो नॉर्मलाइज बेस पे होगा। तो ऐसे तो परसेंटाइल सिस्टम होता है, पता नहीं क्या परसेंटाइल सिस्टम है, कैसे करते हैं ये लोग। ये तो परसेंटाइल का जो भी कॉन्सेप्ट है आयोग का, इसे पब्लिश करना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे है। तो देखिए जो भी है आयोग का डिसीजन है ये। तो ये समानीकरण के मतलब वही परसेंटाइल बेस से आप लोग का क्या होगा, रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, जैसा कि हम लोग बात किए। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा उसमें जो आपका अलग अलग कैटेगरी में जो वैकेंसी है उसके 5 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम के लिए। यानी प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा जिसमें कि जितना वैकेंसी है उसका 5 गुना ही लोग क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे। जैसे कि अभी अगर बात करें 1481 है तो हम तकरीबन मान ले 1500, तो 1500 का 5 गुना यानी 7,500 कैंडिडेट यानी अभ्यर्थी इस एग्जाम में पास होंगे मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा। यानी अगर आपका 2 स्टूडेंट है जिसका इक्वल मार्क हो गया तो उसमें जिसका उम्र ज्यादा होगा उसी को आगे प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसी को मेरिट में लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अलग अलग कैटेगरी है कि अगर वो भी अगर समान हुआ, एज भी हुआ, तो फिर उसका जो नेम का अल्फाबेटिकल लेटर होता है जो स्टार्टिंग में जो पहले आएगा उसको आगे रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट तो ये सब बातें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो जो प्रारंभिक परीक्षा है आपका, ये प्रारंभिक परीक्षा आपका कितना होगा, तो टोटल क्वेश्चन इसमें 150 होगा। कितना होगा, तो इसमें टोटल क्वेश्चन आपका 150 होने वाला। कितना है, तो 150 क्वेश्चन होगा और टोटल मार्क 600, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। कितना, एक क्वेश्चन 4 मार्क का। और इसमें अगर बात करें निगेटिव की, तो निगेटिव नकारात्मक अंक भी है एक 1/4, यानी अगर आप 4 गलत करते हैं तो एक आपका मार्क कट जाएगा। 4 गलत करने पे, 4 गलत आंसर करने पे 1 मार्क आपका कट जाएगा, ठीक है, 1 मार्क आपका कट जाएगा, ठीक है, समझ गए। 1/4 है, 1/4 है, यानी कि एक कितने का है, 4 मार्क का। 4 गलत करेंगे तो 1 मार्क आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क, 4 मार्क्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, यहाँ पे टोटल 600 मार्क है। अब अगर बात करें अवधि की, एग्जाम की अवधि की, परीक्षा की अवधि की, तो ये 2 घंटे 15 मिनट यानी 2.25 घंटे की एग्जाम होगा। और इस बीच में ही बायोमेट्रिक वेट्रिक जितना चीज होता है सारा कुछ आप लोग का उसी दौरान इसी बीच में करवाया जाएगा। तो 2 घंटा 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें क्या क्या परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के विषय क्या होंगे, अलग अलग सेगमेंट क्या है, तो उसमें आप लोगों को मैं बता दूं, सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज जिसे बोलते हैं हम लोग, सामान्य अध्ययन। इसमें आपका टोटल 50 क्वेश्चन होगा। कितना, तो 50 क्वेश्चन होगा और 50 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का यानी 200 मार्क। अकेले जीएस से आपको 200 मार्क आएगा। और जीएस में आप लोग सेगमेंट हम लोग बात करेंगे अभी कि हम लोग को जीएस में क्या पढ़ना होता है, ज्योग्राफी यानी भूगोल, हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी इतिहास पढ़ना होता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, है ना। ये अलग अलग सेगमेंट हम लोग को, करंट अफेयर्स इसी में आ जाता है। तो ये सारा कुछ हम लोग को पढ़ना होता है। आगे हम उसकी भी बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस हम लोग का। तो ये सामान्य अध्ययन जो जनरल स्टडी, इससे 50 क्वेश्चन होंगे और सब एक हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है। तो टोटल इससे जीएस में 200 मार्क होगा। और सामान्य विज्ञान की बात करें
सामान्य विज्ञान की बात करें तो इससे 25 क्वेश्चन आएंगे। ऑलमोस्ट यही पैटर्न है कि 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें भी 4 मार्क, तो यानी 100 मार्क के आपका जनरल साइंस होगा। गणित की बात करें, सामान्य गणित की बात करें, इसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का, यानी 100 मार्क का गणित भी होगा। नेक्स्ट आप बात करें मानसिक क्षमता जांच की, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, तो यानी जिसे हम लोग रीजनिंग भी बोलते हैं, तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन जिसमें भी 4 मार्क, यानी टोटल ये भी 200 मार्क का होगा। तो कुल मिला के 600 मार्क है। और नेगेटिव ध्यान देना आप लोग को, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4, क्या है 1/4 नेगेटिव है, ठीक है, समझ गए। 1/4 का मतलब समझ गए, यानी अगर आप 4 गलत करते हैं तो 1 मार्क आपका कट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो ये देखिए इसमें सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट अगर बात करें, जैसे कि आप लोग को 4 सेगमेंट दिख रहा है यहाँ पे, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, मैथ और रीजनिंग। इसमें अगर आप किसी 2 पे पकड़ बना ले, किसी 2 पे भी अगर पकड़ बना ले आप, तो अच्छा खासा आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि सामान्य अध्ययन है और आपका रीजनिंग है, तो सामान्य अध्ययन और रीजनिंग पे भी अगर आपका पकड़ ज्यादा हो, बेटर पकड़ हो, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी 2 सेगमेंट को लेके भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा आपका इसमें पकड़ हो जाएगा। तो हम लोग आगे रणनीति की बात करेंगे कि कैसे इसको तैयार करना। हालांकि हमारा टारगेट होगा कि सारा सब्जेक्ट जितना भी है सबको अच्छे से कवर करें, सिलेबस के अनुसार पढ़ें, जो हमारा पाठ्यक्रम दिया गया, सिलेबस दिया गया, उसके अनुसार इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। यहाँ पे देखिए आयोग क्लियर कर दिया है, जो आपका क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होगा वो आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। लेकिन अगर हिंदी और अंग्रेजी में कोई भिन्नता होता, कुछ भी अगर कुछ डिफरेंस आता है, तो इंग्लिश में जो लिखा गया उसी को माना जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में जो ट्रांसलेट होगा उसी को माना जाएगा, उसी के प्रश्न को ही माना जाएगा, ठीक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियम के कंडिका 12 के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। यहाँ देखिए एक चीज और इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, ये एग्जाम आप लोग पुस्तक के साथ दे सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हालांकि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। हम आप लोग को बताते हैं कि आपको अगर पुस्तक दे दिया जाए और आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो, तो आपके पास क्वेश्चन भी हो और पुस्तक बुक भी दे दिया जाए, तो आप उसका आंसर नहीं खोज पाएंगे और खोजने में ही टाइम चला जाएगा। तो ये जो चीज दिया गया ना पुस्तक सहित, ये तो फालतू है। जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट तैयारी करते हैं उसके लिए बेकार होगा वो, इससे आपका टाइम किल होगा, टाइम खराब होगा। हम यहाँ पे ऐसे आपका तैयारी करवाएंगे, इस तरह से तैयारी करवाएंगे, आपके माइंड में ही पुस्तक को ऐसे हम छपाएंगे कि आपको पुस्तक ले जाने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं कि बीएसएससी सीजीएल की तैयारी अच्छे से करें, तो आप लोग हमारे संस्था एडुविजन इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि जल्द ही आप लोग के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच लॉन्च करने जा रही है। तो आप इसके साथ जुड़िए, कंटेंट को देखिए, फिर आप बताइएगा। और मैं फुल गारंटी लेता हूं कि आप लोग को पुस्तक ले जाने की जरूरत नहीं होगी। तो ये पुस्तक सहित ली जाएगी एग्जाम। हालांकि ले जाते हैं बच्चे कुछ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको पुस्तक ले ही जाना है, क्योंकि इससे कुछ होने जाने वाले नहीं। आप एग्जाम पुस्तक तो ले जाएंगे, लेकिन इससे आपका कुछ आंसर नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकते हैं। यानी आपको 3 पुस्तक ले जा सकते हैं। जैसे सामान्य अध्ययन खंड के एक ले जा सकते हैं, दूसरा गणित खंड के, और सामान्य विज्ञान खंड के पुस्तक ले। मतलब आप या तो जनरल साइंस, जनरल स्टडीज के बुक ले जा सकते हैं, या आप मैथ के ले जा सकते हैं, या जनरल साइंस के बुक ले जा सकते हैं। लेकिन सब क्या होगा, एक ही एक, मतलब 3 ही पुस्तक ले जा सकते हैं। और बुक भी क्या होगा आपका, या तो एनसीईआरटी होगा, या बीएसईबी होगा, या आईसीएसई बोर्ड का होना चाहिए। 3 ही बोर्ड का बुक ले जा सकते हैं। अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मानोगे, ठीक है। मतलब टेक्स्ट बुक जो है, कहने का मतलब ये कि आप टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं। कौन कौन सा, जीएस का ले जा सकते हैं, जनरल साइंस का, मैथ का, और जीके जनरल स्टडीज का। सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और मैथ का ही 3 बुक ले जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड का टेक्स्ट बुक हो, लेकिन वो टेक्स्ट बुक होना चाहिए, गवर्नमेंटल होना चाहिए, जैसे वो एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई। हालांकि इससे कोई आपके रिजल्ट में कोई वो नहीं होने वाला, क्योंकि इससे आपका टाइम ही खराब होगा, ठीक है। इसलिए आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके ही आप लोग को करना है, ये ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अभ्यर्थी परीक्षा में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तकों पर अपना नाम एवं रोल नंबर अवश्य अंकित करेंगे। तो ये सब तो आप लोग को वहां पर गाइडलाइन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए सिलेबस आप लोग का है, सामान्य अध्ययन का सिलेबस है। सामान्य अध्ययन का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है।
इसमें देखिए, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य, यहां देखिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का जो दिया गया है, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के समान जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा चीज ऐसे ऐसे दिया है, मतलब जनरल सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीज आएगा आपका, सामान्य अध्ययन की अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीज आएगा आपका, तो सामान्य अध्ययन में आपको पढ़ना है पॉलिटी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, और बिहार जीके, बिहार जीके स्पेशली बिहार जीके यहाँ भी पढ़ना होगा। यहाँ पे बिहार का सामान्य अध्ययन है ना, बिहार का सामान्य परिचय जो होता है, बिहार जीके भी आपको पता होना चाहिए, तो ये सेगमेंट आपका होगा। और साथ ही साथ इसमें एक और जोड़ लीजिए आप लोग, करेंट अफेयर्स, क्या, करेंट अफेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है करेंट अफेयर्स, ठीक है ना, समसामयिकी जिसे बोलते हैं आप लोग। तो करेंट अफेयर समसामयिकी, पॉलिटी यानी राजनीति सर, और हिस्ट्री यानी इतिहास, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी यानी भूगोल, और बिहार जीके यानी बिहार का सामान्य अध्ययन, ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यही आप लोग का क्या है, सिलेबस है। तो हालांकि इसकी हम लोग अलग से बात करेंगे, तो ये सब सिलेबस दिया गया है। देखिए यहाँ पे भी अब भारत और उसके पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, ये सब सारा कुछ दिया हुआ। तो वही कुल मिला के यही सब हम लोग को पढ़ना, हम लोग अलग से इसकी बात करेंगे जब सिलेबस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैथ का जो मैथ्स है, गणित है, या जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान और रीजनिंग का जो सिलेबस है वो क्या सब है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो इसमें सामान्य विज्ञान और गणित जो होगा, यानी जो आपका मैथ है या जो साइंस जनरल साइंस है, वो आपका मैट्रिक स्तर का होगा। क्या होगा, तो ये मैट्रिक स्तर का होगा, यानी 10th लेवल का ही आपका क्या होगा, 10th लेवल का ही आप लोग से क्या पूछा जाएगा, जनरल साइंस होगा और मैथ भी होगा। यानी मैथ और जनरल साइंस आप लोग को अप टू 10th तक, यानी 6 to 10 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। 6 to 10 तक मैथ कंप्लीट होना चाहिए, 6 to 10 तक आप लोग का जो साइंस कंप्लीट होना चाहिए, विज्ञान, ठीक है। अब इसमें देखिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल, ये सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। भूगोल के कुछ सेगमेंट होते हैं, जैसे आप लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण विज्ञान बोलते हैं, तो वो सारा कुछ इसमें आएगा। गणित में आप लोग देखिए संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे, नंबर सिस्टम होंगे, पूर्ण संख्याओं, अभिकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि। यानी कुल मिला के अगर बात की जाए मैथ में, तो मैथ में आपका सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक पोर्शन आएगा। जब मैथ हम लोग पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, तो उसमें दो सेक्शन होता है, एक तो होता है आपका अरिथमेटिक यानी अंक गणित, और एक होता है आपका एडवांस यानी उच्च गणित, जिसमें हम लोग ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ जो आपका मैथ का सिलेबस है, इसमें आप लोग को कंप्लीट क्या आने वाला है, अरिथमेटिक आएगा, यानी कि अंक गणित ही आएगा। और थोड़ा बहुत अगर आएगा आपको तो मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति में कुछ जो बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो वो सभी पूछा जाएगा। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन नहीं आने वाला आप लोग का, तो ध्यान देना, ये सब चीज आप लोग को नहीं आएगा। जो साइन कॉस आप लोग पढ़ते हैं, तो वो सब नहीं आएगा। कंप्लीट आप लोग को तैयारी करना है तो अर्थमेटिक का करना है, साथ ही साथ कुछ थोड़ा बहुत मेंसुरेशन का भी तैयारी कर लेना है, ठीक है। तो ये आप लोग का मैथ का होगा। हालांकि यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट बताया जाएगा कैसे तैयारी करना है। मानसिक क्षमता जांच की बात करें, यानी हम लोग बात करें अगर ये रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग में क्या क्या है, तो सादृश्य, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य समिति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या, और कूट लेखन एवं कूट व्याख्या श्रृंखला सीरीज। मतलब बात करें जो बेसिक सब जगह पूछा जाता है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट इसमें बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे अल्फाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉगी, ये सारा कुछ जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सारा कुछ आप लोग को यहाँ पे आने वाला है। अलग से हम लोग बताएंगे कि क्या क्या सेगमेंट, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है बीएसएससी सीजीएल में, वो सारा कुछ हम लोग बात करेंगे जब हम लोग कंटेंट की बात करेंगे। और कुछ आप लोग को जल्द ही एक वीडियो मिलने वाला जहां हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन की, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, रीजनिंग से अलग मैं डिस्कस करूंगा, मैथ का अलग डिस्कस करूंगा, जीके जीएस का अलग अलग डिस्कस करूंगा। और इससे हम लोग ये तय करेंगे कि हम लोग के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसपे हम लोग को फोकस करना चाहिए और उसके तैयारी करना चाहिए। हम लोग कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करेंगे। साथ ही साथ जो वेटेज वाला टॉपिक होगा उसको ज्यादा फोकस करते हुए हम लोग इसकी तैयारी करेंगे और रणनीति तैयार करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये था आप लोग का सिलेबस। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए 2 पात्र होंगे। हिंदी जो अहरक होगा, यानी जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% अधिक अंक लाएंगे, उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, यानी जो मेंस एग्जाम होगा आपका, जो मेंस एग्जाम है, प्रीलिम्स अगर पास करते हैं, प्रीलिम्स का कटअप क्लियर करते हैं, तो आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम में कैटेगरी वाइज कटअप होगा। मेंस एग्जाम में जो होगा ना, आपका 2 पेपर होगा। एक तो हिंदी होगा जिसमें कि आपको कम से कम 30% मार्क लाना है। 100 मार्क का एग्जाम होगा जिसमें 30 मार्क यानी 30 मार्क लाना अनिवार्य है। 30 मार्क से कम आता है तो आपका जो पेपर 2 होगा, जिसे हम लोग, जिसमें कि समान अध्ययन होगा, समान अध्ययन 50 मार्क का, और समान विज्ञान और गणित भी यहाँ पे 50 क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे जो रीजनिंग होगा ये भी 50 मार्क का होगा। यानी यहाँ भी आपका 150 क्वेश्चन होगा, यानी 600 मार्क का एग्जाम होगा। तो आपका ये जो 150 मार्क का जो आप एग्जाम देंगे ना, अलग पेपर 2 जो देंगे, वो तभी आपका जांच किया जाएगा जब आपको हिंदी में कम से कम 30 मार्क आएगा। अदरवाइज अगर 30 मार्क नहीं आया है तो आपका कॉपी जांच ही नहीं किया जाएगा, है ना, आपका कॉपी ही जांच नहीं होगा, मतलब आपका मेरिट में या रिजल्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, भले आपका यहाँ जो आपका जो पेपर 2 होगा उसमें 150 क्वेश्चन सही हो, लेकिन आपका हिंदी में अगर क्वालिफाइंग मार्क नहीं आएगा तो आपका कोई वैल्यू नहीं है इस मार्क का। ठीक है ना, तो आप लोग को कम से कम मेंस में आपको 100 मार्क में 30 मार्क लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका पेपर 2 जांच किया जाएगा, वो यानी इवेल्युएट होगा वो। ठीक है, मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का मेंस एग्जाम का। हालांकि उसके लिए अलग से हम लोग बात करेंगे मेंस एग्जाम में क्या है, कैसे है, सारा कुछ। अभी तो फिलहाल हम लोग प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा पे ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वालिफाइंग मार्क की, तो ये देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स, ये मिनिमम मार्क है, न्यूनतम जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, ये क्या है, अनारक्षित वर्ग के लिए 40% है। 40%, ये 40%, देखिए 600 में 40% अगर बात करें तो 600 का 40% कितना होता है, आप लोग मैथ पढ़े होंगे। 600 का 40% कितना होगा, कुल मार्क कितना है 600, उसका 40% बोला जा रहा है, तो यानी 240 मार्क। और क्या आपको लगता है कि 240 मार्क पे आपका रिजल्ट बनेगा? तो ये नहीं है, ये हालांकि ये फॉर्मेलिटी है, इस पे तो कुछ होना जाने वाले नहीं है, लेकिन आप लोगों को कम से कम अगर बात करें, कम से कम अगर बात करें 600 में अगर कम से कम मार्क बात करें हम लोग, तो 500 मार्क तो हमें अनिवार्य आना ही चाहिए। 500 मार्क तक की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है ना, 500 मार्क तक अगर आप लाते हैं तो आप सेफ हैं, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। यानी 500 मार्क के लिए आपका 125 क्वेश्चन सही होना चाहिए। 125 क्वेश्चन जिसका सही होगा, मैं गारंटी लेता हूं उसका रिजल्ट में नाम बिल्कुल होगा। हालांकि सीट कम है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उससे ज्यादा लाएं। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये, लेकिन ये जो 40% न्यूनतम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की बात किया गया है, वो 40%, इससे तो कुछ होना जाना, ये तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन फिर भी क्या है, आयोग के द्वारा तय किया गया है कि अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो 40% होना चाहिए, या पिछड़ा वर्ग से तो 36.5%, और ईबीसी से है तो 34%, और इसी तरह SC/ST के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, और दिव्यांग के लिए भी 32%। तो इससे हालांकि ये आयोग के द्वारा तय किया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है आपका इतना होना चाहिए, लेकिन इस पे कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। आपका क्या होगा, कट ऑफ से आपका रिजल्ट बनेगा। क्या होगा, तो कट ऑफ पे रिजल्ट बनेगा, कट ऑफ से बनेगा। ठीक है, आपका कट ऑफ इससे डिसाइड होगा, इससे डिसाइड नहीं होगा कि आपका रिजल्ट होने वाला है। तो फाइनली कट ऑफ के लिए आपको क्या, कट ऑफ के लिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए कम से कम आपका 125 क्वेश्चन सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, और मार्क्स की बात करें तो 500 मार्क्स इसमें आना चाहिए। हालांकि मार्क्स तो आप लोग का परसेंटाइल पे रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, परसेंटाइल बेस पे रिजल्ट दिया जाता है। रिजल्ट जो आएगा आपका परसेंटाइल पे आएगा। हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे कि परसेंटाइल का क्या सिस्टम होता है, कैसे होता है, सारा कुछ वो भी हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो ये आप लोग देखिए, ये जो एग्जाम का फॉर्म फिलअप का डेट है, ये आप लोग को बिल्कुल ध्यान देना है। 18 अगस्त से शुरू हो जाएगा फॉर्म फिलअप करना, और आपका जो परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है 17 सितंबर है। 17 सितंबर, ध्यान देना, 17 सितंबर। तो आप लोग को लास्ट 17 सितंबर तक ही परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, अनुरोध करता हूं अपना भाई होने के नाते, कि आप लोग फॉर्म को बहुत जल्द से जल्द फिलअप कर लेंगे, लास्ट डेट तक का इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, तो लास्ट जो आप लोग अगर पेमेंट कर देते हैं 17 सितंबर तक, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 19 सितंबर तक। 19 सितंबर तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं लास्ट,
लेकिन आप लोग को उतना वेट नहीं करना, पहले ही फॉर्म फिलअप कर लेना, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो आप लोग का यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट देखिए पहले मैट्रिक अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है, मूल प्रमाण पत्र ये होना चाहिए, स्नातक यानी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपका क्या है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, आपके पास ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र जो प्रोविजनल नहीं होना चाहिए, देखिए मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का होना चाहिए। ध्यान दीजिए बहुतों के पास प्रोविजनल होता है तो आप लोग को ओरिजिनल देना है, ओरिजिनल, ठीक है, मूल प्रमाण पत्र देना है, ठीक है, मेन सर्टिफिकेट होता है। फिर पीजीडीसीए जो कैटेगराइज में बताया कि अलग अलग कैटेगरी में जो था, ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजीडीसीए था या बीसीए बीएससी आईटी ये तो ये सब भी आपको मेन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी आपका जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपको फॉर्म फिलअप से पहले आप लोग को रेडी रहना चाहिए, आपको लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले तक का आपके पास ये सब मिल जाना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए, क्रीमी लेयर यानी एनसीएल जो होता है, एनसीएल से नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो होता है ये भी आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके साथ साथ आप लोग का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो भी बना लेना आप लोग को। फिर ये स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी का प्रमाण पत्र, ये सब भी आप लोग को होना चाहिए जो अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो। फिर दिव्यांग फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। तो ये था आप लोग का कुल मिला के कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है। हालांकि हम लोग जब फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो हम अलग से एक वीडियो लाएंगे जहां आप लोग को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे क्या क्या चीज आपको लगना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो ये था आपका कंप्लीट डिस्कशन CGL4 का। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ और उन सभी छात्रों के साथ सभी के साथ शेयर करें जिसे CGL4 में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए CGL4 का। तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आगे हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग को CGL4 का तैयारी करना है तो आप लोग को CGL4 का तैयारी करना है तो आप लोगों को एडू रीजन इंडिया की यूट्यूब चैनल से जुड़ना है। एडू रीजन इंडिया की यूट्यूब चैनल पे जल्द ही आप लोग का क्या होने वाला है, तो जल्द ही आप लोग का बैच अनाउंस होने वाला है। और ये बैच आप लोग का ऑलमोस्ट 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा CGL4 का। और कंटिन्यू आप लोग से बने रहे और कंटेंट को देखें, अपने तैयारी के लेवल को देखें और साथ ही साथ बहुत कुछ आप लोग को मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग इसी तरह बने रहे। अगर आप लोग को इस वीडियो ये कंटेंट अच्छा लगा है, आप लोग को समझ में आया है चीजें, तो इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें और सभी को जानकारी फैलाएं, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोग को अच्छी तरीके से सारा कुछ डिटेल से समझाया और आप लोग कंटिन्यू बने रहे, इसलिए आप लोग का धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।